क्लास कल हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। आज ये तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोनों की अभी वीडियोस नहीं डाली, तो तीसरी वीडियो में मतलब अभी तीनों एक साथ डाल दूंगा, है ना, क्योंकि उनमें कुछ काम करना है, एडिटिंग करना बाकी था, इसलिए ठीक है। तो कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो हमने उदारीकरण पढ़ा था, ठीक है, विदेशी निवेश का, ट्रेड बैरियर पढ़े थे, ठीक है, व्यापार अवरोधक, ठीक है, और बैरियर को हटाने का ये था रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा जो बैरियर्स लगाए थे उनको हटा देना, वो हमारा उदारीकरण कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं WTO, शॉर्ट में बोलते हैं इसको WTO। ये पढ़ते टाइम मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं भी बोलूँगा उनको नोट करते जाएं साथ में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, we have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful internal organizations। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लिबरलाइजेशन से क्या हुआ कि रेस्ट्रिक्शन हटे, है ना, विदेशी व्यापार पे रेस्ट्रिक्शन हटे, कंट्रियों ने रेस्ट्रिक्शन हटाए, है ना। फिर दूसरी कंट्री का माल हमारी कंट्री में बिक रहा है, हमारा माल दूसरी कंट्री में बिक रहा है ना। इससे निवेश बढ़ा, ठीक है, निवेश बढ़ गया, और इंडिया वॉज सपोर्टेड बाय सम अदर पावरफुल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया को सपोर्ट करा बहुत बड़ी और ताकतवर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संघ ने, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या है इंडिया को सपोर्ट किया, ठीक है। तो अपने ट्रेड एक्सपेंड करने में दीज ऑर्गेनाइजेशन से डेट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि बैरियर्स फॉरेन ट्रेड पर अगर हम बैरियर्स लगाएंगे, यानी कि रोक लगाएंगे, तो क्या है इन्वेस्टमेंट पे भी, तो हमारे लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, ठीक है ना। देयर शुड बी नो बैरियर्स, बैरियर्स नहीं होने चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो हमारा फ्री होना चाहिए। फ्री यानी कि कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए ट्रेड करने में, कि बाहर की कंट्री हमारे यहाँ के बिजनेस करना चाहे, हम अपनी कंट्री का बिजनेस बाहर जाके करना चाहें, तो उसमें कोई भी रुकावट ना आए, ईजी हो जाए सब कुछ। ऐसा नहीं है कि टैक्स बिल्कुल ही हटा दिया, टैक्स लगता है, पर लेकिन इतना लगता है कि जितना लगना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगता है। इतना नहीं लगाएंगे कि जिससे क्या है हम उसको रोक सकें, सामान को, मतलब उसकी जो बिजनेस में गिरावट आए, इतना नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज, सारी कंट्रीज जितनी भी दुनिया है उन्हें अपनी जो नीतियां हैं उन्हें लिबरलाइज करना चाहिए, उन्हें उदारवादी कर लेना चाहिए, ठीक है। WTO इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। देखो WTO भी एक संगठन है, ठीक है, एक संगठन है जिसमें क्या है, वन सच ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या एम है, जिसका क्या टारगेट है, जिसका टारगेट है कि टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, ठीक है। यानी कि जो अभी अपने ऊपर लिबरलाइजेशन पड़ा, उसको रेगुलेट करना, उसको बनाए रखना, कौन सी कंट्री उसके नियम को मान रही है, कौन सी कंट्री उसके नियम को नहीं मान रही है, इस बात को कौन देखेगा, WTO, ठीक है। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ दी डेवलप्ड कंट्रीज, ये सब शुरू हुआ, एक इनिशिएटिव होता है जब हम किसी चीज़ की एक पहल करते हैं, ठीक है। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ये किसकी पहल थी, डेवलप्ड कंट्रीज की। तो डेवलप्ड कंट्री ने क्या सोचा कि डेवलप्ड कंट्रीज अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती हैं, ठीक है, क्योंकि वो डेवलप तो हो ही गई, उन्हें और पैसा कमाने के लिए क्या करेंगी, वो चाहती है उनका जो माल है वो हर कंट्री में बिके जाके। तो उन्होंने इस चीज़ की पहल करी कि हम अपना माल हर कंट्री में बेचें, इसका कोई उपाय लगाओ। उनने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को जोड़ा, और उसमें उनको बहुत सारे फ़ायदे गिना दिए कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो वो लोग मान गए, ठीक है। WTO एस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, WTO ने कुछ रूल्स बनाए इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए कि इन रूल्स को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी WTO का मेंबर होगा वो उनको मानेगा, एंड सी डेट दीज रूल्स ओबेड, मतलब इनको आदर करना है ना, इन रूल्स को मानना, ठीक है। अबाउट 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर ऑफ द WTO। इस टाइम पे लगभग कितनी कंट्रीज WTO की मेंबर है, 160 कंट्रीज WTO की मेंबर है। तो जो भी कंट्री WTO की मेंबर है उनके यहाँ जो ट्रेड हो रहा होगा वो फ्री हो रहा होगा, लिबरलाइज है उनकी पॉलिसी, है ना, उनकी पॉलिसी जो है वो उदारवादी है,
उनके यहाँ जो ट्रेड हो रहा है वो एकदम इस टाइम पे कैसा हो रहा होगा, फ्री ट्रेड चल रहा होगा। कैसा? फ्री ट्रेड, क्योंकि वो डब्ल्यूटीओ की मेंबर है। और जो कंट्री डब्ल्यूटीओ की मेंबर नहीं है उस वहाँ ऐसा नहीं हो रहा होगा। देखो वैसे 195 या 200 के अप्रोक्स कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज में से 160 तो मेंबर हैं ही, जो नहीं है उनके यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो डब्ल्यूटीओ इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। डब्ल्यूटीओ अलाउ करता है कि सबके लिए क्या है, फ्री ट्रेड हो, ठीक है, इन निशुल्क, फ्री ट्रेड निशुल्क व्यापार। इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटर्न ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। ये देखा गया है कि डेवलप कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स। ये देखा गया है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने चुपचाप से, मतलब बिना कानून को, सॉरी बिना नहीं, कानून को तोड़ते हुए और बिना नज़र में आए हुए क्या है, ट्रेड बैरियर्स को वापस लगाया, ठीक है। यानी कि उन्होंने चालाकी क्या करी कि अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके तो ट्रेड बैरियर हटवा दिए अपना माल भेजने के लिए, पर क्या किया कि जो खुद तो डेवलप हो गए तो वो नहीं चाहते किसी और का माल खरीदें, सिर्फ बेचना चाहते हैं अपना, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि अब चोरी से अपने यहाँ ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड, सो दूसरी ही तरफ डब्ल्यूटीओ रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। और दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ ने मजबूर किया डेवलपिंग कंट्रीज को, जो भी डेवलप कर रही हैं, कि तुम अपनी ट्रेड पे क्या है, फ्री ट्रेड करो, तुम बैरियर नहीं लगा सकते। तो एक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस द करेंट डिबेट ऑन ट्रेड इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अभी इसी बात का एक उदाहरण है कि जो बहस चल रही है ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे एक बहस चल रही है इसी बात पे, ये एक उदाहरण है, ठीक है। तो देखो हमें क्या देखने को मिलेगा। हाँ तो देखो अभी जो करंट बहस चल रही है वो चल रही है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तो आपको पता है जो भी चीज़ें खेती से आती हैं, है ना, तो उनको लेके बहस चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यूटीओ ने हमेशा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये उनका गेम था एक तरीके का, है ना। मतलब ये संगठन बना तो गया, पर ये संगठन किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो पहले से ही डेवलप्ड है। क्योंकि देखो उन्होंने चोरी से चुपचाप से, वो कंट्री बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ तो ट्रेड बैरियर लगा लिए। ट्रेड बैरियर लगाने का मतलब ये हो गया कि दूसरी कंट्री, जो कंट्री अभी डेवलप हो रही है, वो उनके यहाँ माल नहीं बेच पा रही है और ये अपना माल वो सब जगह भेज रहे हैं। और ये चीज़ जब डेवलपिंग कंट्रीज देख रही हैं कि बड़ी कंट्रीज तो अपने यहाँ माल ही नहीं ले रही हमारा, तो वो देख रहे हैं कि वो हमारा माल नहीं ले रही हैं, तो उन्होंने आवाज़ उठाई हुई। तो डब्ल्यूटीओ ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने यहाँ से जो ट्रेड बैरियर है वो हटा लो। तो एक तरीके से डब्ल्यूटीओ किसका साथ दे रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज का साथ दे रहा है ना। तो ये अनफेयर है। क्या है ये, अनफेयर, यानी कि नाइंसाफी सी हुई, ठीक है। अब देखो डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिस, एक बहस हुई, वो क्या बहस है वो देखो। यू हैव सीन इज चैप्टर 2, हमने चैप्टर 2 में देखा होगा, डेट द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द जीडीपी इन इंडिया। हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ था कि चैप्टर 2 में ये देखा था, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखा था ना हमने इंडियन, हाँ उसमें चैप्टर 2 में तो हमने ये देखा था कि उसमें जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो बहुत ज़्यादा है, और उससे सबसे ज़्यादा जो लोग रोजगार मिल रहा है लोगों को वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिल रहा है, ये हमने देखा था ना। तो कंपेयर दिस टू अ डेवलप्ड कंट्री सच एज द यूएस विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी एट ए 1% एंड इट्स शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट अ टाइनी 0.5%, ठीक है। अगर तुम इसी बात को कंपेयर करो, भारत में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, वो एग्रीकल्चर से मिलता है, ठीक है। और जो जीडीपी का पोर्शन है वो भी काफ़ी हद तक कवर किया जाता है एग्रीकल्चर के द्वारा, ठीक है। पर इसको हम कंपेयर करें यूएस से, तो यूएस में क्या है, 1% तो हमारा एग्रीकल्चर का शेयर है जीडीपी में, और जो एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को रोजगार मिला हुआ है, वो 0.5% तक मिला हुआ है। एंड येट, यानी बहुत कम लोग इसमें खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। एंड दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर इन द यूएस रिसीव मैसिव सम्स ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। देखो अब ये थोड़े बहुत ही लोग जो क्या है किस में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में, उनको क्या है पैसा बहुत मिल रहा है यूएस गवर्नमेंट से, क्योंकि लोग कम है, लोग कम है तो पैसा मिल रहा है ज़्यादा, ठीक है। उनको जो भी वो उगाते हैं और बाहर भेजते हैं दूसरी कंट्रीज में, तो उनको अच्छा खासा मिल रहा है पैसा। क्यों, सोचो कि 100 चीज़ें उगाई जा रही हैं और उसको उगाने वाले 10 लोग हैं, तो एक किस्से में 10 चीज़ें आ गई, और 100 चीज़ें उगाई जा रही हैं उसको उगाने वाले 100 लोग हैं, तो एक किस्से में एक ही एक चीज़ आई। तो ये इंडिया का हाल हो गया या अमेरिका का हाल हो गया, आगे बात समझने। तो ऐसा ही है कि अब देखो 100 चीजें उगा 10 ही लोग रहे हैं और उसको भेज रहे हैं, तो जो भी पैसा इन 100 चीजों के 1000 रुपए मिलेंगे वो इन सब में बटेंगे। 10 लोग में तो 100 100 रुपए से आ गए सबके पास। और अगर इन 100 लोगों में बढ़ते सबके पास 10 10 रुपए आते, तो सोचो कितना फर्क आ रहा है, 90 रुपए का फर्क आ रहा है एक आदमी की इनकम में, है ना।
एक उदाहरण दिया मैंने। तो यही चीज़ वहाँ पे खतरा बन रही थी कि यूएस का माल तो बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर उगाया जा रहा है उसको वो बाहर भेजते हैं, उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, क्योंकि कम लोग हैं तो कम लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है। ड्यू टू दिस मैसिव मनी दे दैट दे रिसीव, यूएस फार्मर्स सेल द फार्म्स प्रोडक्ट एट एबनॉर्मली लोस प्राइसेस। जिससे क्या है कि यूएस फार्मर्स क्या है, अपने जो भी उगाते हैं जो वहाँ बेचते हैं उसको कम पैसों में आराम से बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको पैसा सरकार से अच्छा खासा मिल जाता है। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अदर कंट्री मार्केट्स। और जो भी एक्स्ट्रा उगाते हैं, देखो हमने सरप्लस पढ़ा था ना, जरूरत से ज्यादा, तो वो जो भी एक्स्ट्रा उगाते हैं जो दूसरी कंट्री की मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है, उसको वो कम पैसे पे बेच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वही वाली बात हो गई, देखो 90 रुपए गैप आ रहा था, अगर ये लोग अगर इसको दूसरी कंट्री में और सस्ता भी बेच दें तो हो सकता है इनको 90 की जगह 70 का पड़ रहा हो, तब भी इनको नुकसान नहीं है इंडिया के फार्मर्स के कंपैरिजन में, तब भी इन्हें 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उनके, उनसे ज्यादा तो हो ही रहा है। मान लो कि 50 भी मिल रहे होंगे तो भी 40 ज्यादा है क्या नहीं? तो ये वाली चीज है। तो सोल्ड इन अदर मार्केट्स कंट्री एट लो प्राइसेस एडवर्सली अफेक्टिंग फार्मर्स इन दिस कंट्रीज, ठीक है। तो ये क्या है, फार्मर्स को देखो मैं तुमको ये उदाहरण एक बार हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, जरूरी है तुम्हारा एक बार और समझना, ठीक है। देखो ये लिखा है, आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और स्कूल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सॉरी, का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों और जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% है और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिका सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिका किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप में कम कीमत पर बेच देते हैं। बताया ना मैंने, जैसे वो कम में भी बेच देंगे तो भी उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है। अधिशेष कृषि उत्पादों को, यानी कि जो जरूरत से ज्यादा उगाया गया है, दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जा सकता है। अब सोचो, इनका माल इंडिया के ये लोग अगर बेचें, और इंडिया के फार्मर जिनको कमाई 10 रुपए हो रही थी, वो तो अपना माल महंगा ही बेचेंगे ना, वो थोड़ी ना सस्ता बेचेंगे, उनको तो कमाई नहीं हो रही। तो ये आके अपना प्रोडक्ट बेचने लगे कि लो वो 100 में बेच रहे हैं, हम 70 में दे रहे हैं, तो तुम किसका वाला खरीदोगे? अमेरिका वाला खरीदोगे ना। तो वही चीज बात आ जाती है, देखो, है ना, कम विजय, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करता है, ठीक है। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों से सवाल, यानी कि विकासशील देश जो अभी विकास कर रहा है वो, ठीक है, विकासशील देश यानी जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, विकसित देश यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, ठीक है। देखो, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, डब्ल्यूटीओ के अनुसार, नियमों के अनुसार उन्होंने क्या किया, हमने उन्होंने जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको कम कर दिया। लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया। बोल रहे हैं कि विकसित देशों ने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा। यानी कि ये डब्ल्यूटीओ के यानी कि ये डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है कि तो हमारी सरकार ही अगर हमारे किसानों को पैसा देती रहेगी तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कम कीमत पे बेचेंगे, कम कीमत पे बेचेंगे, तो इसमें जो जिस मार्केट में ये बिक रहा है, जिस कंट्री की मार्केट में ये बिकेगा, वहां पे कम कीमत में बिकेगा, तो वहां के जो लोग होंगे जो आप सही कीमत पे बेचना चाह रहे होंगे उनको भी अपने दाम कम करने पड़ेंगे, और उनको अपने दाम कम करने पड़ेंगे तो इसका मतलब है कि उनका नुकसान होगा, ठीक है ना। ठीक है, व्यापार हाँ ठीक है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया और आपने अ, अपने किसानों को भारी धनराशि देकर देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, है ना। मतलब जैसा नियम है डब्ल्यूटीओ का, जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या ये मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? क्या ये मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? नहीं, नहीं है, सबको पता है नहीं है। अभी मैंने उदाहरण के साथ समझा दिया, ठीक है। ये देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास क्षेत्र जिसमें हजारों एकड़ भूमि है और जिसका स्वामित्व एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के पास है, एक प्राइवेट कंपनी के पास है, ठीक है। देखो, अभी ये इन्होंने एक चीज दी है, इसको हम विचार करते हैं। लेट्स वर्क दिस आउट, ठीक है। WTO was started at the initiative of डैश कंट्रीज। देखो, इसमें बोल रहा है कि WTO किस तरह की कंट्रीज के द्वारा स्टार्ट, किसकी पहल थी? तो डेवलप्ड कंट्रीज की पहल थी, यानी कि विकसित देशों की पहल थी। द एम ऑफ द WTO इज टू डैश
WTO का एम क्या था? फ्री ट्रेड बनाए रखना। क्या? फ्री ट्रेड बनाए रखना, ठीक है। WTO establishes rules regarding dash for all countries and sees that dash in practice, ठीक है। तो WTO ने कुछ रूल्स बनाए फ्री ट्रेड के रिगार्डिंग, ठीक है ना। और बोला कि सारी कंट्रीज देखेंगी इसको एंड सीज दैट कि इस चीज को सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओबे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये ऊपर पैराग्राफ है, उसी में से दिया है। इन प्रैक्टिस ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज नॉट, क्या रखें, इन प्रैक्टिस ट्रेड बिटवीन दिस कंट्रीज इज नॉट। अब ये वाला फिल अप क्या आएगा, आप लोग इसको पता करेंगे, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज टू लाइक इंडिया हैव डैश वेयर इज डेवलप्ड कंट्रीज इन मैनी केसेस हैव कंटिन्यूड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देयर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये भी तुम लोग अपने आप करना, ठीक है। ये फिलअप आप अपने आप करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जैसे भारत एक देश जबकि अधिकांश स्थितियों के विकसित देशों से अपनी उत्पादकों में संरक्षण जारी रखा है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है हमारा? What do you think can be done so that trade between countries is more fair? कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा कि जो ट्रेड बिटवीन दिस कंट्रीज मोर फेयर, कि जो ट्रेड होगा इन कंट्रीज के बीच में उसको और ज़्यादा फेयर बना सके, है ना। ऐसा क्या किया जाए जिससे और कंट्रीज के बीच में जो व्यापार है उसको और ज़्यादा पारदर्शी कर दिया जाए, एक तरीके से, जिससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोई भी चीटिंग ना हो उसमें, है ना। कोई भी न्याय संगत किया जाए, सबसे अच्छा शब्द है न्याय संगत बनाए रखे, ठीक है। अभी हमने जो ऊपर उदाहरण पढ़ा, तो वी सॉ दैट यूएस गवर्नमेंट गिव्स मैसिव सम्स ऑफ मनी टू फार्मर्स फॉर प्रोडक्शन। देखा कि प्रोडक्शन के लिए जो सरकार ही किसानों को बहुत सारा पैसा दे रही थी। तो एट टाइम्स गवर्नमेंट ऑल्सो गिव सपोर्ट टू प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड्स सच एज दोज हु आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। डिस्कस वेदर दीज आर फेयर और नॉट। देखो कितना अच्छा सवाल है। आप लोग खुद इस सवाल को, मैं चाहता हूँ कि आप इनको प्रैक्टिस करें। आपको नहीं आएगा तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आप मुझसे पूछ सकते हैं ये सवाल, ठीक है। हम बहुत सारे कॉन्टेक्ट तरीके हैं करने के, वो कैसे भी पूछ सकते हैं। फिलहाल आप इसको जब अब तक अपने आप नहीं करेंगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उपयुक्त उदाहरण में हमने देखा कि अमेरिका सरकार किसानों को उत्पादन के लिए भारी धनराशि देती है। कभी कभी सरकार कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं जैसे पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है। यह न्याय संगत है या नहीं? यानी कि पर्यावरण पे जो वस्तुएं हैं उसके अनुकूल उगाई जाएं। इसका मतलब है कि चीजों पे पर्यावरण पे चीजों का नुकसान ना हो, है ना, कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है। ये न्याय संगत है या नहीं, इस पे आपको चर्चा करनी है, सोचना है कि ये गलत है या नहीं। अगर सरकार इस चीज के लिए पैसा दे रही है कि ऐसी फसल उगाओ जिससे क्या है, नुकसान ना हो प्रकृति को, तो ये चीज सही है या नहीं। WTO के रूल्स के खिलाफ है, पर लेकिन क्या ये वैसे सही है या नहीं, तो ये चीज आपको देखनी है, सोच विचार करना है। अब आ जाते हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। देखते हैं। इन द लास्ट 20 years ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे। हमने आखिरी 20 सालों में देखा कि ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी को काफी आगे तक ले आया। वॉट हैज बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, इससे लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा। लेट अस लुक एट सम ऑफ द एविडेंस, चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन प्रोड्यूसर्स उगाने वालों के बीच में बढ़ा, उगाने वाले चाहे अपने देश के हों चाहे बाहर वाले देश के हों। पर लेकिन इससे क्या है, जो चीज उसको खरीदते हैं, जो लोग बायर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको फायदा हुआ, क्योंकि उनके सामने चॉइसेस बढ़ी और लोगों ने कोशिश करी कि हम अपना क्वालिटी अच्छी बनाएं जिससे हमारे पास लोग हमारा माल खरीदें। आ रही बात समझ में? पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरियाज, ठीक है, ज्यादातर जो शहरों में अच्छे इलाके होते हैं उन जगहों पर, ठीक है। देर इज ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नो एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस, ठीक है। कह रहे हैं कि वही मैंने बताया, जैसे कि हमारे सामने चॉइस बढ़ गई, प्राइस कम हो गए, है ना, और क्वालिटी अच्छी हो गई, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देन वाज पॉसिबल अर्लियर। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही
जाजो इतने घर बनाने की टेक्निकें इतनी सारी आ गई हैं, लाइटिंग इतनी तरह की हो गई है, बहुत तरह की नई नई डिजाइनें आ गई हैं, ठीक है ना। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। और देखो मान लो कि मैं तुम्हें एक वैसे ही बहुत ही एबनॉर्मल उदाहरण देता हूँ जो आप लोगों ने नहीं सुना हो। जैसे मान लो कि दो इंजीनियर हैं, ठीक है, एक इंजीनियर और दूसरा इंजीनियर, ठीक है। एक जो है वो इंडियन है, ठीक है, और एक जो है वो फ्रांस का है, ठीक है, फ्रांस का इंजीनियर है। तो एक जगह है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। दोनों वहीं पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे नौकरी कर रहे हैं। तो सोचो वहां पे मान लो किसी को घर बनवाना है, ठीक है, हाउस बनवाना है। तो अब तुम ये देख रहे हो कि अच्छा अच्छा हाउस नहीं बनवाना है, छोड़ो, हाउस तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हम नॉर्मल सी चीज लेते हैं, ठीक है। मान लो कि वहां पे ऐसा कोई काम है, जैसे हम क्या लें, रुको सोचो जरा। यहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस करी जा रही है यूके में, ठीक है, घर नहीं, मतलब एक फैक्ट्री में काम करते हैं मान लो, और यहाँ पे एक चीज़ प्रोड्यूस करी जा रही है, ठीक है। तो प्रोड्यूस करी जा रही है, अब ये क्या है, यही माल क्या है, फ्रांस भी जाता है और इंडिया भी जाता है, ठीक है। यही माल फ्रांस भी जाता है और इंडिया भी जाता है। तो तुम ये देखो कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट पे भी ये असर पड़ रहा है। आप लोग इस लेवल तक सोच पा रहे हैं या नहीं मैं पता नहीं, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूके की कंपनी मान लो फर्नीचर बनाती थी, ठीक है, फर्नीचर फर्नीचर बनाती थी हाउस में, ठीक है, फर्नीचर बनाती थी। तो इंडिया में लोगों की क्या चॉइस है, इसको बेहतर कौन समझेगा, एक इंडियन, है ना। तो उन्होंने इंडिया से हायरिंग करी। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का, जो इसमें नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि तो उनकी चॉइसेस को बेटर समझने के लिए उन्होंने उस कंट्री के लोगों को रोजगार भी दिया। आ रही बस समझ में, जो भी कंपनी आएगी तो वो वहाँ के लोगों को रोजगार भी देगी, क्योंकि वो अपने लोगों की जरूरत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सेम ऐसे ही फ्रांस में क्या ट्रेंड रहा है, तो वो एक फ्रांस का आदमी ज़्यादा अच्छे से पहले समझ पाएगा, बाकी बाहर का तो उन्होंने वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। तो आ रही बात समझ में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन से कि क्वालिटी प्रोडक्ट की तो अच्छी हुई हुई, पर लेकिन लोगों की चॉइसेस को समझने के लिए कंपनी ने वहाँ के लोगों को हायर भी किया, वहाँ के लोगों को नौकरी भी दी, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से और कितने पॉजिटिव हमें इफेक्ट देखने को मिले। आ रही है बात समझ में। आज भी जो सबसे बेहतरीन इंजीनियर जो हैं इंडियंस हैं, है ना, इंडियंस वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंजीनियर्स माने जाते हैं, है ना। तो ये लोगों को जब समझ में आया ना, जब उन्होंने यहाँ से काम लेके देखा, यहाँ के इंजीनियर्स को काम करते देखा, और काम करते कब देखा, जब कंपनीज यहाँ पे आई, यहाँ से लोग बाहर गए कंपनी में काम करने, तभी तो देख पाया, है ना। आ रही बात समझ में। तो ग्लोबलाइजेशन के ऐसे भी इफेक्ट है जो इसमें नहीं लिखे, सिर्फ दो चार इफेक्ट जो हमें पता है कि क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, प्राइस सस्ता हो जाएगा, ये सबको पता है, कुछ नया, है ना। तो हायर स्टैंडर्ड्स देखने को मिले, है ना, लिविंग, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देखने को मिली, ठीक है। जो नई नई चीजें आ रही हैं आजकल मार्केट में और उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। आरओ खरीदने जाओ, आरओ जो पानी प्योरीफाई करता है, तो उसकी अब तुम्हें 50 कंपनी मिल जाएंगी मार्केट में, हर कोई कहता है कि हमारे में कॉपर लगाए, हमारे में लेड फिल्टर होता है, हमारे में ये होता है, कैंट आरओ, एक्वागार्ड, पता नहीं क्या क्या, है ना। तो बहुत सारी कंपनी अलग अलग बना रही हैं। तो ये सारी चीजें में क्वालिटी इंप्रूव हो रही है ना। तो ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि वैश्वीकरण बढ़ रहा है ना। तुम आज एक ही कंपनी बेच रही होती, है ना, जैसे फ्रिज की पहले एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इसका नाम था कैलविनेटर, है ना। तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रिज बनाती थी, है ना। और वही क्या है, उसके फ्रिज बिकते भी बहुत थे, है ना। फिर जैसा जब से मार्केट में एलजी आया, सैमसंग आया, वर्लपूल आया, इन्होंने फिर कैलविनेटर का नाम खत्म हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि एलजी ने कैलविनेटर को देखा और अच्छे प्रोडक्ट बनाना चालू किया, फिर सैमसंग ने भी देखा और अच्छे प्रोडक्ट बनाना चालू किया, नई नई टेक्नोलॉजी ला दी, टच बटन ला दिए, रेगुलेटर ला दिया, पता नहीं क्या क्या ला दिया, सेंसर ला दिया, अपने आप मशीन काम कर रही है, टाइमर सेट कर दो अपने आप काम कर रही है ना। तो ये सब चीज़ें, क्वालिटी, हायर स्टैंडर्ड्स का मतलब यही होता है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की डिमांड, मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है ना। तो अभी तुम मार्केट में जाओ, अरे कुछ नया दिखाओ, तुम्हारे पास पैसा हो तुम सोचो अरे कुछ नया दिखाओ, ये तो हमने बहुत चला लिया, है ना। तो टीवी लेने जाओ, स्मार्ट टीवी लेने जाओ, अरे कुछ नया टीवी, ऐसा नहीं, और लिखाओ जिसमें फुल स्क्रीन हो, बिल्कुल साइड में एज भी ना हो, कुछ भी ना हो। तो आ रही बस में ये चॉइसेस बढ़ रही हैं,
ये सब ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। ठीक है, देखो शायद इन्होंने वो बात कह दी क्या? देखो हाँ, लिखा है कि प्रोड्यूसर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा। यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा नहीं रहा। ठीक है, देखो क्या चेंजेस है। फर्स्टली एमएनसीज हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर पास्ट 20 ईयर्स। पहले तो बहु राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उन्होंने अपना निवेश बढ़ाया भारत में पिछले 20 सालों में। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियल फॉर देम। इस 20 साल से अगर निवेश करते हुए आ रहे हैं तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि हाँ भाई उनको फायदा हो रहा है, तभी तो निवेश कर रहे हैं, नहीं तो कब के भाग जाते। विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियल फॉर देम। एमएनसीज हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेलफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। ठीक है, these products have a large number of well of buyers. In these industries and services, new jobs have been created. Also, local companies supplying raw material, etc. to these industries have prospered. देखो ये इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे आए उनका ज़्यादातर मेन इंटरेस्ट क्या रहा भारत में? सेल फोन्स, मोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, ये सब मैं बोल रहा था जो, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड जैसे मोमोज, चाउमीन, ये सब बाहर से आया है। ठीक है, और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज, और बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, शहरों में बैंकिंग सर्विसेज जो नई नई, अब तो फोन पे ही सब बैंकिंग हो जाती है ना, फोन से ही आप बैंक ऑपरेट कर सकते हो अपनी, बैंक भी नहीं जाते लोग। दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेलो बायर्स, और इनको खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, और इन सर्विस इंडस्ट्रीज में और सर्विसेज में नई जॉब्स क्रिएट करी गई। ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड, कह रहे हैं, और लोकल कंपनियों ने क्या है, इनको अपना कच्चा माल भी बेचा है ना, तो इससे उनका भी फायदा हुआ और इंडस्ट्री बड़ी हुई है ना। फाइनली द ग्लोबल लाइफस्टाइल यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट। देखो ये एक हस्बैंड है अपनी वाइफ से कह रहा है कि फाइनली वो लाइफस्टाइल जैसा तुम जीना चाहती थी जीवन, वैसा जैसा तुम सोचती थी सपना में, वैसा ही तुम जी रही हो, है ना। तो लिखा है, अब ये एक ऐड है ना, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कह रहे हैं वो तरीके हैं इसमें जिससे क्या है हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, यानी कि हम जब चाहें, जैसे कोई देश गरीब होने लगता है तो उस देश को अमीर वापस उसकी इकोनॉमी को रास्ते पर लाने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी जो पॉलिसी है उसको ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं अपनी इकोनॉमी को, कि आके बाहर के लोग यहाँ पे बिजनेस करें, और इससे क्या है पैसे जो आए वो सरकार को मिले, टैक्स के रूप में मिलेगा। कंपनी आके यहाँ पे अपना प्लांट खोलेंगी तो टैक्स आएगा ना, ठीक है, और माल लोगों में बेचेंगी तो लोग अपना बिजनेस खोल पाएंगे, या बहुत सारी चीज़ों के बहुत लंबे लंबे इफेक्ट, मतलब बहुत दूर तक की सोच होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े इफेक्ट मिलते हैं, है ना। तो अपनी पॉलिसी को ओपन करती हैं, तो ओपन यानी कि बाहर के लोग आके यहाँ पे निवेश करें, वो ये सोचती हैं निवेश करेंगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे यहाँ के लोगों को सोचो, यहाँ पे कोई बाहर की फैक्ट्री आके कोई खोलेगा, मान लो कि कोई फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है कॉलगेट बनाने की फैक्ट्री है, इंडिया में कोई प्लांट डाल रहा है कॉलगेट बनाने का, तो अब ऐसा थोड़ी है कि अपने वहां से ही प्लेन में लोग भर के लाएगा, चलो वहाँ फैक्ट्री खोल रहे हैं, चलो 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 प्लेन में भरो, बैठो बैठो बैठो, ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ आके ही यहीं के लोगों को हायर करेगा और यहीं के लोगों से काम करने को बोलेगा, तो यहाँ पे रोजगार मिला ना बाहर से आने के लिए, और यहाँ के लोग पास रोजगार आएगा तो यहाँ के रोजगार आएगा तो कमाएंगे, जब वो कमाएंगे तो वो कमाया हुआ ऐसा जीडीपी में काउंट होता है कि नहीं काउंट होता है, तो जीडीपी में काउंट होगा। आ रही है बात समझ में? तो क्या है, लोग अपनी पॉलिसी, वो देश अपनी पॉलिसी ओपन कर देते हैं। तो ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिससे हम बाहर से बुला सके लोगों की आओ हमारे पास आके निवेश करो, ठीक है, तो देखते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। कह रहे हैं कि भारत में जो राज्य और सरकारें दोनों ने ही बड़े बड़े कदम उठाए जिससे क्या है बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे निवेश करें, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और जो भी जहाँ भी इंडस्ट्री होती है उसे क्या कहा जाता है? SEZ, क्या कहा जाता है? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये आप लोग नोट करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, ये पेपर में आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे SEZ को। और SEZ को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिन्हें आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है,
औद्योगिक क्षेत्रों जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। आगरा में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो हमारा सिकंदरा के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसी को बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ भी है, नोएडा में है, दिल्ली में, हर शहर में होता है। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं उस जगह को बोलते हैं SEZ। ठीक है, विशेष अ, विशेष 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 आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आर बीइंग सेटअप। ठीक है, SEZ बना दिया जाता है जहाँ पे क्या है, फैसिलिटी दी जाती है सरकार द्वारा कि रोड अच्छी बनवा दो, यहाँ पे उसके आसपास लेबर अच्छी सस्ती मिल जाएगी, लेबर भी वहीं जाके बैठ जाती है, काम पे ले जाओ उन्हें। ठीक है, फैसिलिटीज है ना, फैसिलिटी दी जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर रोड्स, वहाँ पे पानी की सप्लाई अच्छी होगी, बिजली की सप्लाई अच्छी होगी, सड़क अच्छी होगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, है ना, सामान ले जाने जाने का शहर में अच्छा रास्ता होगा। आगरा का एग्जाम्पल हमने लिया था, आगरा में जो इंडस्ट्री एरिया है वहीं से हम पीछे हाईवे पे आराम से पास से पीछे निकल जाते हैं, माल पहुंचा देते हैं कि नहीं, पीछे ही हाईवे है हमारा सिकंदरा वाला, NH2 दिल्ली के लिए आराम से निकल जाते हैं। वो हाईवे बहुत बड़ा है, कोलकाता वाला हाईवे भी है वहां से, है ना, तो कहीं भी माल निकाला जा सकता है बड़ी इजीली, है ना। पीछे से ट्रक अंदर लेके आओ, माल पहुंचाओ, माल उठाओ, माल ले जाओ। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वहाँ लाइट भी अच्छी आती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे पहले से ही क्रिएट करी जाती हैं, जिससे कंपनी आए, अरे हाँ ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ बिजली है, पानी है, रोड है, यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं आएगी बिजनेस करने में, यहाँ पे आके निवेश करो, है ना। तो इन जगहों को बोलते हैं SEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, और कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन SEZ डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। और बोला कि आप यहाँ आओगे ना तो 5 साल तक कोई टैक्स नहीं, 5 साल तक कोई टैक्स नहीं, निवेश करो, निवेश करो, है ना। तो यहाँ पे आके निवेश करेंगे तो उन्हें 5 साल तक टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो अब तो कंपनी सोचेंगे अरे वाह, 5 साल तक वो ही नहीं देना, चलो चलो चलो। तो ऐसा होगा। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और देखो, किसी भी सरकार के जो श्रमिक लोग होते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, उनके लिए क्या है, लेबर लॉज बनाए जाते हैं, उनके लिए श्रमिक कानून बनाए जाते हैं। उन श्रमिक कानून को की कठोरता को कम भी कर दिया जाता है कंपनीज को बाहर से बुलाने के लिए, क्योंकि देखो जब देश अपना सरकार अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाती तो वो कंपनियों को इनवाइट करती है कि वो आके रोजगार दें। तो उनके जो श्रमिक लॉज होते हैं, जैसे मान लो कि उनके 400 रुपये लग रहे थे तो 300 कर दिए कि हाँ भाई 300 रुपये मजदूरी है, दिहाड़ी आ जाओ। 300 रुपये से कम नहीं दे सकते, और 300 रुपये आप ज़्यादा देना चाहते हो मर्जी आपकी, पर लेकिन कम नहीं दे सकते। 400 से 300 कर दिए तो लॉ कम हो गए। वर्किंग आवर्स सही कर दिए कि हाँ चलो, पहले वर्किंग आवर 5 घंटे था, 6 घंटे कर दिया, 6 घंटे काम करेंगे हमारी लेबर। ठीक है, तो कंपनी सोचेगी अरे मजा ही आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या है, बाहर के लोग आके निवेश करेंगे। अब यही, और ट्रेड बैरियर्स तो कम कर देंगे, ये तो एक तरीका है ही। यू हैव सीन चैप्टर 2 दैट द कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स दैट आर एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स। हमने चैप्टर 2 में ये भी देखा था कि कंपनीज ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा होता है कि जिसमें एक तरीके से, मेरे को तो मैं हिंदी में बताता हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अम, आपने अध्याय 2 में देखा था कि संगठित, हाँ, संगठित क्षेत्र की कंपनियां कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिससे उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि तुम मजदूरी के नाम पे उनका बहुत गलत फायदा भी उठाओ, उनके साथ हम लोग बहुत नरमी से काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पर कोई अत्याचार कर सकता है, उन्हें मार सकता है। श्रमिक कुछ कानून बनाए गए हैं। ठीक है, हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। ठीक है, यानी कि कुछ रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कंपनियों को कि बहुत सारी जो ऐसी श्रमिक संरक्षण पॉलिसी थी उनको तुम कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, बस यहाँ पे आके निवेश कर दो। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन द रेगुलर बेसिस, कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शॉर्ट पीरियड्स व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। और देखो, पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्ट होता था। कॉन्ट्रैक्ट ये होता था कि श्रमिक कानून कहता था कि तुम्हें कम से कम 1 साल की नौकरी देनी पड़ेगी या 2 साल तक, जो भी श्रमिक कानून में लिखा हुआ है। ठीक है, पर लेकिन क्या हुआ कि बाद में सरकार ने कह दिया कि चलो कोई नहीं, ये लॉ मत मानो यार, तुम्हारा जब काम हो ना तब रख लेना, जब मन हो तब निकाल देना, है ना। कुछ कुछ समय के लिए, 3 महीने के लिए रख लो, 3 महीने के लिए रख लो श्रमिक लोगों को। तो इसमें लोगों का एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा है, लोगों के साथ बुरा तो हो रहा है, गलत हो रहा है, पर लेकिन वो भी क्या करें, ना होने से तो कुछ अच्छा है ना। तो ये भी सरकार ने कह दिया। ठीक है, देर इज डन टू रिड्यूस
द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। और ये भी कर दो, ये तो मैंने बता ही दिया कि पैसा चलो 400 नहीं 300 फिक्स कर दिया 300, ठीक है। हाउ एवर स्टिल नॉट सेटिस्फाई, अगर तब भी सेटिस्फाई ना हो तो फॉरेन कंपनीज अपना डिमांड कर सकती हैं कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है ना। अगर तब भी फॉरेन कंपनी नहीं आ रही है तो वो खुद देश की सरकार से बात कर सकती है, भाई हमें ये सुविधा चाहिए तो हम आएंगे। तो वो अगर मान जाती है तो ये देखो मालिक खड़ा है कंपनी का, कह रहा है नाउ वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो सेकेंडली सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड कंपटीशन, ठीक है। तो बहुत सारी जो टॉप इंडियन कंपनीज है उनको क्या है फायदा हुआ है जिससे कंपटीशन बढ़ने से, ठीक है। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी, उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। एंड प्रोडक्शन मेथड्स, और प्रोडक्शन का उत्पादन करने के तरीकों में, पहले हाथ से करते थे फिर मशीनों पे आ गए लोग। एंड रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, और उन्होंने अपने जो उत्पादन करने के स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, एक सेकंड बच्चों, है ना। स्टैंडर्ड को बोलते हैं जैसे कि तुम पहले कोई चीज़ छोटे स्तर पे कर रहे हो तो तुम मान लो कि आप बड़े स्तर पे कर रहे हो, है ना। कि एक बड़े उन्होंने बता दिया कि हमारी जो चीज़ होती है ना वो इतनी बढ़िया होती है कि 3 साल तक कुछ नहीं बिगड़े, ये उसका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद फॉरेन कंपनीज, कुछ बड़ी कंपनीज जो बाहर से आई उनके साथ जुड़ के, है ना, उनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया उन्होंने, उन कंपनी से जुड़ के बिजनेस किए, जैसे हीरो होंडा, मारुति सुजुकी बताया था मैंने, ठीक है। Moreover, globalization enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves. और तो और ग्लोबलाइजेशन ने हमारे यहाँ इंडियन कंपनीज को एमएनसी बनाया, इंडियन कंपनीज को एमएनसी बनाया, जैसे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आज वर्ल्ड में हर देश में है लगभग, ठीक है, बहुत सारे देशों में इसकी ब्रांच खुली हुई है। टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी एमएनसी है, ठीक है। इन्फोसिस, इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है जिसको बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं, जो बहुत सारी कंपनीज के लिए काम करती है ना। आईटी कंपनी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी करती है, उनके लिए सॉफ्टवेयर वाले काम करती है, और ये भी एक हमारी एमएनसी है। अब रैनबैक्सी मेडिसिन, ठीक है, रैनबैक्सी जो है ये मेडिसिन की एमएनसी है, बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाती है, इंडिया दवाइयाँ बनाने में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ये क्या है, दवाइयाँ बनाती है, ठीक है। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स जो है इंडियन कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा, तुम्हें तो पता ही, नाम तो सुना ही है, एशियन पेंट्स पेंट बनाती है, तो पूरा बहुत वर्ल्ड में इनके अच्छे पेंट बिका, एमएनसी है ये, सब वर्ल्ड में फेमस है अब ये, ठीक है। और सुंदर राम फास्टनर्स, नट्स एंड बोल्ट्स बनाती है सुंदरम फास्टनर, इसको एक एमएनसी बनाया, ठीक है। आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने क्या है अपनी जो जो भी ये काम कर रहे हैं उसको पूरी दुनिया में फैलाया। ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ग्लोबलाइजेशन ने नए इनको मौके दिए, अपॉर्चुनिटीज दिए, मौके दिए फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो कंपनियों को कि वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करें, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी। देखो आईटी सेक्टर काम ज़्यादातर यही होता है, वो सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी का, दूसरा काम उनका होता है कि किसी भी, जैसे मान लो टाटा की कार खरीदी, टाटा की कार में कोई दिक्कत आ रही है तो अब तुम फोन पे जो बात करोगे उनसे, जो तुम्हें सर्विस मिलेगी वो आईटी सेक्टर देखेगा उनका, है ना, आ रही है बात समझ में। तो आईटी सेक्टर क्या है, जो सर्विस देखेगा वो आईटी सेक्टर देखता है। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल, ठीक है। देखो इंडियन कंपनी, जो अभी हमने उससे पहले उदाहरण पढ़ा था ना वो मैगजीन वाला, तो इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग मैगजीन फॉर अ लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल, ये पढ़ लिया हमने, जैसे मैगजीन बन रही थी यहाँ पे और जो लंदन में बिक रही थी, है ना। और एक कॉल सेंटर वाला तो पढ़ ही लिया, जो इंडिया में बहुत सारे सस्ते दाम कॉल सेंटर बहुत हैं, और यहाँ पे बहुत लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी है इंडिया में, तो यहाँ के लोग कॉल सेंटर में बहुत काम करते हैं, खासकर बेंगलोर और साउथ साइड में तो बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, जैसे मैंने बताया कि टाटा की सर्विस हो गई, मान लो तुमने फ़ोन खरीदा है एमआई का, तो एमआई में कोई दिक्कत आ रही है तो जाके तुम कॉल सेंटर पे बात करोगे, तो ये सब आईटी सेक्टर का काम होता है, ठीक है। बिसाइड अ होस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज डेटा एंट्री, डेटा एंट्री यानी कि नोट डाउन करना सारा काम, क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यानी कि हिसाब रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क यानी कि पूरा उसको संचालित करना है, कि कोई एक जना देख रेख कर रहा है कि काम हाँ इस तरीके से होना चाहिए, एक एक काम पूरे उसका एक पैटर्न सही होना चाहिए। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग आपको पता है, इंजीनियरिंग मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि टूल्स बनाने का काम, मशीन्स को रिपेयर करने का काम, मशीन्स बनाने का काम, are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries। ये इंडिया में सब कुछ क्या है, सस्ता हो गया, इसलिए ये कंट्रीज से बाहर जा रहा है,
और अपना जो भी माल आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपमेंट और डेवलप्ड कंट्रीज में भेजा जा रहा है। जैसा मैंने तो बताया कि इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, उनको बाहर इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो काम को, इंडिया के जो इंजीनियर है ना वो जुगाड़ू होते हैं, इंडिया के लोग ही जुगाड़ू होते हैं, हर काम में जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। तो इस वजह से उन जुगाड़ की जरूरत जब बाहर पता चली ना बाहर के देशों में कि अरे ये तो बड़े जुगाड़ू लोग हैं, कितने काम चला लेते हैं, तो वैसे ही उन्होंने अपनी कंपनीज में थोड़ा दिमाग लगा के, है ना, तो उनने अपना काम चलाना भी चालू करवा लिया। तो यहाँ के इंजीनियर्स बहुत चालू हैं। देखो इंजीनियर का काम पता है क्या होता है बच्चों? मैं तुम्हें इंजीनियर का काम बताता हूँ, ठीक है। देखो कोई काम है, जैसे मान लो कि जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, ठीक है, एक वजन है इसका 100 किलो है, तो उसको उठा के ले जाने में 50 लोग लगेंगे, और 50 लोग नहीं, मान लो 10 लोग लगेंगे, 100 किलो ही तो है, ठीक है। 10 लोग लग रहे हैं उठाने में इसको, और 10 लोग ले जा रहे हैं 1000 किलो, 10 हजार किलो को 10 लोग लग रहे हैं, और इसको एक ए से बी एक जगह पे ले जाया जा रहा है। तो इसको इजी बनाने के लिए इंजीनियर ने व्हील बना दिया, पहिया बना दिया, पहिए पे एक सीट लगा दी, अब इस पर रख लिया, अब एक ही आदमी ले जा सकता है धक्का मार के। आ रही है बात समझ में? तो ये काम काम को इजी बनाना, ठीक है, ये इंजीनियर का काम होता है, ठीक है। एफर्ट, जिसमें एफर्ट कम लगे, एफर्ट को कम कर देता है इंजीनियर, और काम उतना ही हो रहा है और जल्दी भी हो जाएगा, टाइम सेविंग भी, ठीक है। तो इंजीनियर स्मार्ट होते हैं, ठीक है। हाउ एज कंपटीशन बेनिफिट पीपल इन इंडिया? कंपटीशन ने, यानी कि जो कंपटीशन चला उसने कैसे भारत में, भारत को फायदा पहुंचाया है, ठीक है। शुड मोर इंडियन कंपनीज इमर्ज एज एमएनसी? क्या और इंडियन कंपनीज को एमएनसी बनना चाहिए? हाउ वुड इट बेनिफिट द पीपल इन द कंट्री? कैसे ये इंडिया के लोगों को फायदा करेगा? वाई डू गवर्नमेंट्स ट्राई टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट? ठीक है, क्यों गवर्नमेंट ज़्यादा मतलब कोशिश करती है बाहर की कंपनीज को यहाँ बुलाने की? इन चैप्टर 1 वी सॉ डेट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। कह रहे हैं कि हमने चैप्टर 1 में देखा कि किसी का जो हम लोग विकास कर रहे हैं वो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो द सेटिंग ऑफ एसीजेड हैज बीन अपोज्ड बाय सम पीपल इन इंडिया। एसीजेड बनाने का कुछ नुकसान भी है, इसलिए कुछ लोग इंडिया में उसको अपोज करते हैं। तो फाइंड आउट व्हाई दीज पीपल एंड व्हाई दे आर अपोजिंग इट। कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कौन लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, है ना। देखो ये सारे क्वेश्चंस आप देखो, इनको सर्च करो, नहीं आएंगे तो हम जो लास्ट लेक्चर लेंगे इस चैप्टर का उसमें इन सबको कवर कर लेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? लास्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को कलेक्ट करेंगे, सॉरी कलेक्ट नहीं करेंगे, करेक्ट करेंगे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना सारे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिस, राइजिंग कंपटीशन, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी तो है। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन का स्ट्रगल, ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर खत्म हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, कल के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म करके और क्वेश्चन आंसर्स ही खत्म कर देंगे, यानी कि 4 वीडियोस में ये चैप्टर खत्म हो रहा है, तीसरी आज चल रही है, कल चौथी आ जाएगी। आज 3 वीडियो डालने की कोशिश करूँ मैं कि तीनों डल जाएं, पहली दूसरी तीसरी। वैसे मैंने पहली डाली थी पर लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी बार बार, तो मैं डालने में मेरे को एडिटिंग बार बार करनी पड़ी, अभी मैं नया नया सीख रहा हूँ ना, ठीक है। तो दूसरी और तीसरी हो, तो पहली जो मैं आज डालने की कोशिश करूंगा, या ये वाली भी रिकॉर्ड तो हो ही रही है, और उसके बाद ये चौथे में हम ये बचा हुआ चैप्टर करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो आप लोग जब तक क्वेश्चन आंसर्स रीड करना, पुराना चैप्टर पढ़ना और देखना कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, और अपने डाउट्स लेके आना, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।